जी हाँ, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। और ये बताओ आप सब बिल्कुल कैसे हो? फिट हो, फाइन हो, बढ़िया चल रहा है ना? प्रिपरेशन ठीक ठाक जा रही है? बोलो। अरे वाह। ढक मतलब आप लोगों को ढक्कनों से प्यार हो गया ना, ढक्कनों वर्ड से। तो चलो ठीक है सर। चलो 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 फिर। बढ़िया, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अरे मोटिवेशनल स्पीच दिया तो ना, कि जो आपको देखकर मुंह बनाते हैं उनको कुछ बन करके आपको दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो मोटिवेशनल स्पीच दे देंगे। वैसे भी आज मैंने क्वेश्चन से ज्यादा लेके आया हूं, तो टारगेट होगा कि आज बातें कम होंगी और क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? सर विल मेक इंग्लिश तो चलो ठीक है ना, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ ना। चलो, जय हो पवन सर, जय हो स्टूडेंट्स, जय हो आप ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगर आपने लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लिया है तो बल्ले बल्ले, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम पहले अपने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर वोकैब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ प्रीवियस रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उनको रिपीट कराना भी हमारा कर्तव्य है, आप भूल ना जाओ ना। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ, शायरी अभी हम बीच में कर देंगे ना, शायरी बाजी बीच में करेंगे या लास्ट में करेंगे? अभी चलो पहले पढ़ो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। चलो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अच्छा, इस अंडरलाइन पार्ट को आपको देखना है। अगर ये करेक्ट है तो अच्छी बात है, और अगर ये नहीं करेक्ट है तो आपको देखना है भाई कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको करेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए बताइएगा, बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको करेक्ट कर सकता है, बोलो। अच्छा, एक बार मैं सोच रहा हूं यार कि मैं भी अपने फोन में सेशन को एक बार ओपन कर लूं, लाइक कर लूं ना, लाइक कर लूं, शेयर कर दूं। आप लोग तो करते नहीं हो तो मैं ही कर देता हूं, क्यों कर दूं ना। चलो चलो तो चलो आओ आओ स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, तो डिस्पाइट ऑफ के बदले क्या इन स्पाइट बीइंग टायर्ड लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन स्पाइट के साथ में ऑफ होना चाहिए ना, इन स्पाइट ऑफ होना चाहिए। चलो ये नहीं होगा। देखो डिस्पाइट के साथ में ना सर कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते, तो यहां पर अगर देखा जाए तो डिस्पाइट बीइंग टायर्ड अगर कर दिया जाए तो यह सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। डिस्पाइट बीइंग, अच्छा क्या हुआ, हमारे हेयर को क्या हो गया? हाँ हेयर तो बढ़िया है यार, ऐसा ना बोलो, इधर सुनो। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड होना चाहिए था, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, तो याद रखिएगा। क्या याद रखोगे? कि डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज कभी नहीं होना चाहिए। स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बना है आपके ही एग्जाम में, तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड इन। यहां पर आपका ये अंडरलाइन पार्ट है, व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड इन। क्या ये सही है? नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड इन। अगर हम देखें, हमने आपको पढ़ाया है सर, हमने आपको पढ़ाया है कि अगर कभी भी नो सूनर आएगा तो कंजक्शन क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। अगर कभी भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं पता है तो, अगर नहीं पता है तो, अगर कभी भी हार्डली स्केर्सली आएगा तो कंजक्शन व्हेन होना चाहिए। अगर कहीं पर आपको नॉट ओनली दिख जाएगा तो उसका पेयरिंग बट आल्सो होना चाहिए। अगर कहीं पर बोथ दिख जाएगा तो उसके पेयर में एंड होना चाहिए। अगर कहीं पर आपको बिटवीन दिख जाएगा तो एंड होना चाहिए उसके पेयर में। फ्रॉम दिखेगा,
तो टू होना चाहिए उसके पेयर में, ठीक है। ईदर दिखेगा तो आर होना चाहिए, नीदर दिखेगा तो नार होना चाहिए। ये हर किसी का अपना अपना पेयर है, तो ये पेयर आपको जरूर याद रखना है। यहां पर कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब ये कोई कह दे कि भाई नो सूनर के साथ में देन क्यों लगा, तो इसके लिए एक बार मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मुझे तो याद करना पड़ा था और है भी याद ही करना, तो मुझे लगा क्या पता कोई रीजन हो जाए यार, देख लेते हैं। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर को भी देखा जहां पर ग्रामर के कुछ होते हैं ना, अपना रहता है, तो उसमें भी कह दिया था कि बस ये फ्रेज है, ये फिक्स है, इसको यूज करना है, खत्म बात है। उसने भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, तो याद तो करना पड़ेगा। बट मैं आसान कर सकता हूं आपके लिए। कैसे आसान कर सकता हूं, इधर सुनो। जब आप कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हो, आप डिग्री पढ़ते हो, मतलब डिग्री पढ़ते हो, डिग्री जब आप पढ़ते हो तो मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, मैं डिग्री में अक्सर आपको पढ़ाया करता हूं कि जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, उसमें हमेशा एडजेक्टिव के बाद क्या लग जाना चाहिए, देन लग जाना चाहिए। तो यहां पर जब हम नो सूनर की बात करते हैं तो सूनर देखो ना क्या लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है ना, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, देन लगता है। तो यही वजह है कि यहां पर व्हेन नहीं होना चाहिए था, यहां पर देन होना चाहिए था। तो नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड नहीं होना चाहिए था, देन द पैसेंजर्स रश्ड इन, देन द पैसेंजर्स रश्ड इन। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू भैया, जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा ना। अरे बी क्यों कह रहे हो ढक्कनो, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड इन, ठीक है ना, हैड नहीं लगेगा, बहुत मारेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स who has made a mark in literature, और यहां पर अंडरलाइन पार्ट क्या है, हैज मेड। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो कवर सारे करना है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता बिना एक्सप्लेन किए। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज मेड अ मार्क इन लिटरेचर। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर वो लगता है कि सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर लगता है कि नहीं भाई वो गलत है, तो कौन इसमें से उसको करेक्ट कर सकता है, बोलो जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। ही इज वन ऑफ दोज राइटर, वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट आंसर ना, सब बस। क्यों होगा सी, किसी को जानना है, अगर जानना है तो कमेंट में 2 टाइप कर दो, और अगर नहीं जानना है तो मैं आंसर करके आगे बढ़ जाऊं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। हु हैज मेड नहीं होना चाहिए था, हु हैव मेड होना चाहिए था। किसी को जानना नहीं है ना, जानना नहीं है ना, हम आगे बढ़े। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो सुनो, अच्छा जानना है, इधर सुनो, इधर सुनो। जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन, जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करी जाएगी तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेंसिडेंट के अनुसार यूज किया जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है, तो हु के बाद अगर मुझे वर्ब फॉर्म यूज करना है तो हु के पहले क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हु के पहले राइटर्स है ना, तो राइटर्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और वर्ब प्लूरल होगी तो यहां पर क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। सपोज दैट, देखो जैसे मैंने कहा आई, हु, अब मैं कहूं कि यहां पर आप क्या फिल करोगे, इज फिल करोगे, एम फिल करोगे, बताओ जल्दी से कमेंट में, इज लगाओगे या एम लगाओगे। मानो आगे कोई भी सेंटेंस है, आई, हु वगैरह 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 कुछ भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, यहां पर क्या फिल करोगे बताओ जल्दी से, आई, हु, इज या फिर हु, एम, बोलो जल्दी से क्या होगा। हां वेरी गुड, क्या होना चाहिए, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब फिल करनी है तो वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेंसिडेंट के अनुसार होगी। एंटेंसिडेंट कौन है, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यहीं पर आई ना होता, ही होता, तो क्या लिख देते अब हम इज का यूज कर देते, क्योंकि ही जो है हु का एंटेंसिडेंट है और इसके एंटेंसिडेंट के अनुसार इज लग जाता। बोलो क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट में 1 टाइप करो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं ना, जल्दी से टाइप करो कमेंट में 1।
चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इधर देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 4 to 6 के लिए है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल ब्लैंक इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल हैव इंक्रीजिंग, बोलो बोलो बोलो, चलो 1 को छोड़ो, हाँ मुझे पता है क्लियर हो गया है। अब बताओ आंसर, ये बताओ, अगर कोई ए आंसर करेगा तो मैं कूट दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि जो डू वर्ब होती है इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आएगा, जो बी वर्ब होगी इसके साथ वर्ब आईएनजी आएगा, और जो हैव वर्ब होगी इसके साथ वर्ब थर्ड आएगा। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर इंक्रीजिंग लिखा है, आईएनजी है, तो यहां पर हैव तो नहीं आ सकता है। अब या तो वर होगा या इज होगा या आर होगा। अब आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? इज होगा पक्का। कुछ लोग डी कह रहे हो, कुछ लोग सी कह रहे हो, ये क्या बात होती है? हाँ, एक आंसर नहीं आएगा। चलो देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। क्यों होगा सी करेक्ट आंसर? इसके लिए सुन लो, क्या सुनना है ये, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। अगर कभी भी द नंबर ऑफ आता है तो इसके साथ नाउन जो भी रहे, लेकिन जो वर्ब होगी ना, वो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। वो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। और अगर कभी भी अ नंबर ऑफ आता है, अ नंबर ऑफ आता है, तो नाउन जो भी रहेगी रहने दो, लेकिन जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ले लो, इस ये याद करना है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। चलो, कहां टफ है? कोई टफ नहीं है, बहुत मारेंगे, बिल्कुल आसान है। अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर, ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर द नंबर ऑफ है, और द नंबर ऑफ के साथ में आप सिंगुलर यूज करोगे तो इज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ले लिए ना? चलो आगे बढ़ो फिर। द पोएट एंड फिलोसफर, ये रूल मैं क्लासेस में पढ़ाया हुआ हूं, अगर नहीं कर पाए तो कसम गंगा मैया की ना, बताओ जल्दी से क्या होगा? द पोएट एंड फिलोसफर हैव डेड, आर डेड, वर डेड, इज डेड। बोलो जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। इज होगा पक्का, देख लो, आर इज डी, अच्छा इज होगा। क्या लगता है, सच में इज होगा? सी होगा? अच्छा, डी सी, वाह 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 वाह। देखते हैं कौन करेक्ट है। इधर सुनो, पहले रूल पढ़ लो फिर आंसर पे आएंगे। रूल क्या था? रूल ये था कि जब कभी भी दो नाउन, ठीक है, किससे जुड़ी हुई हैं? एंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, और दोनों के पहले आर्टिकल आया है। दोनों के पहले क्या आया हुआ है? आर्टिकल आया हुआ है। तो जो वर्ब होगी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अगर दो नाउन, ठीक है, फिर से देखो, अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं और सिर्फ एक के पहले आर्टिकल आया है, सिर्फ एक के पहले आर्टिकल आया है, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं आया है, तो जो वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो पहले से, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है ना, उसको भी मैं समझाता हूं, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले ना। चलो बॉस, इधर सुनो, इधर सुनो। जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लग जाता है तो वो दो अलग अलग चीजों को डिनोट करता है। जैसे, और जब सिर्फ एक नाउन के पहले आर्टिकल लगता है तो वो सिंगल व्यक्ति दोनों है, ये डिनोट करता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई मूवी होती है और उस मूवी में वही प्रोड्यूसर भी होता है, वही एक्टर भी होता है।
एक ही व्यक्ति है, वही प्रोड्यूसर है, वही एक्टर है। तो ऐसे व्यक्तियों को डिनोट करने के लिए हम सिर्फ एक नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे के पहले लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे फिरंगी मूवी देखे हो, नहीं देखे हो, आप लोगों ने देखा होता तो फिरंगी मूवी फ्लॉप नहीं होती, तो बेचारा कपिल शर्मा डिप्रेशन में नहीं जाता। फिरंगी मूवी में क्या था कि कपिल शर्मा ही एक्टर भी था और कपिल शर्मा ही प्रोड्यूसर भी था। अब दोनों में एक ही व्यक्ति दोनों रोल प्ले कर रहा है, और जब एक ही व्यक्ति दोनों रोल प्ले कर रहा है तो हम बोलेंगे द प्रोड्यूसर एंड एक्टर। लेकिन और जो मूवीज आती हैं उसमें प्रोड्यूसर अलग है, एक्टर अलग है, तो हम बोलेंगे द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। तो याद रखिएगा कि जब दोनों में आर्टिकल लगा है तो प्लूरल, एक में आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर। अब यहां पर देखो, एक ही व्यक्ति है, वही पोएट भी है और वही क्या है, फिलोसफर भी है। इसका मतलब सिर्फ एक के पहले आर्टिकल आया है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और सिंगुलर बोले तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ना, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा देखते हैं, देखते हैं। इधर सुनो, इधर सुनो। पॉलिटिक्स ब्लैंक नॉट एन इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, हैव नॉट एन इजी सब्जेक्ट, इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, या वर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। बोलो। नाउन नंबर में ये रूल मैं आपको पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है आपका। जल्दी से बताओ क्या होगा। ये तो सबका सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो पॉलिटिक्स है, सर मैं आपसे कहा था कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगती हैं, बट वो किसी ना किसी का नाम होती हैं, और नाम कभी भी प्लूरल तो हो नहीं सकता, इसलिए वो एक है, और एक है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर आएगी तो सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबका सही है, यहां पर नो एक्सप्लेनेशन, आगे बढ़ जाओ। चलो देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपके गिवन सेंटेंस का वॉइस ही चेंज कर दे, यानी अगर एक्टिव है तो पैसिव कर दे, पैसिव है तो एक्टिव कर दे। चलो देखो, बताओ। एक्टिव पैसिव मैंने आपको पढ़ाया है, स्टिल अगर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में 2 टाइप कर देना, मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बोलो जल्दी से, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। हैज एनीवन आंसर्ड योर क्वेश्चन, हैज एनीवन आंसर्ड योर क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या दिख रहा है, हैज दिख रहा है, ठीक है जी, दिखने दो हैज को। और यहां पर क्या दिख रहा है, हैज के साथ वर्ब थर्ड दिख रही है। हमने आपको पढ़ाया है कि अगर हैज के साथ, हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड दिखेगी तो उसका पैसिव बताने के लिए हैज हैव बीन वर्ब थर्ड का यूज कर लोगे। किसका यूज करोगे, हैज हैव बीन। इधर सुनो, एक बार फिर से लिख लो, मैं हमेशा बताते आ रहा हूं यार, मुझे तो लगता है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको तो याद हो जाना चाहिए अब तक। मैं बार बार इस बात को बताते आ रहा हूं कि देख लो, बस ऑप्शन से बहुत आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना, कोई नहीं पढ़े हो तब भी कर सकते हो। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट या यस या ईएस है या डू या डज है तो उसका पैसिव में देखो किस ऑप्शन में इज एम आर वर्ब थर्ड है, जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑप्शन है जिसमें वर्ब, आपका जो सेंटेंस है उसमें वर्ब सेकंड है या डिड है, तो पैसिव में वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में वाज वर्ब थर्ड होगा। अगर आपके एक्टिव में इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी आया है तो पैसिव में देख लो कि किस ऑप्शन में इज एम आर के साथ बीइंग वर्ब थर्ड है, वही सही हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में वाज या वर के साथ में वर्ब आईएनजी आया है तो पैसिव में देख लो कि कौन से सेंटेंस में वाज वर के साथ बीइंग वर्ब थर्ड आया है, वही सही हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड आया है तो पैसिव में देख लो कि हैज हैव के साथ बीन वर्ब थर्ड किसमें है, वही सही हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में
हैड वर्ब थर्ड आया है तो पैसिव में जिसमें हैड बीन वर्ब थर्ड होगा वही सही हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आई है तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट आया रहेगा, तो सेम मॉडल वर्ब आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? सेम मॉडल वर्ब आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए, साथ ही साथ बी लगा हो और वर्ब थर्ड हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ना। हाँ, मैंने कई बार बताया है लेकिन स्टिल कई सारे स्टूडेंट का 2 आंसर आ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा भाई क्यों ना फिर से बता दिया जाए। जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करो। हैज आंसर्ड आया है तो हैज बीन आंसर्ड या हैव बीन आंसर्ड होना चाहिए। हैज क्वेश्चन बीन नहीं लगा इसमें, हैज क्वेश्चन बीन आंसर्ड, यही तो सही लग रहा है। इसमें वाज है, इसमें इज है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना आसान है ना, कितना आसान है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब अगला क्वेश्चन भी वाइस का है और बताना ना पड़े। चलो बताओ। दे हैव इलेक्टेड हिम कैप्टन। सारे लोग आंसर कर देना, किसी का भी गलत ना हो। चलो बताओ, चलो बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बस इधर देखो क्या कहते हैं। दे हैव, देखो हैव के साथ वर्ब थर्ड आई है। पैसिव वॉइस में भी हैज हैव बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए। इसने हैज हैव लिखा, बीन नहीं लगाया। इसने वाज लिख दिया, इसने हैड बीन लिख दिया, इसने हैज बीन वर्ब थर्ड लिखा है। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ए सी कहां से होगा ढक्कनों? सी कहां से होगा? कैसे सी कह सकते हो? इसने हैड लिखा है, दिख नहीं रहा है, हैड लिखा है। और मैंने क्या कहा? अगर हैज हैव वर्ब थर्ड होगा तो हैज हैव बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए। सी कर दे रहे हो। अभी तो कह रहे थे कि बहुत बार बता चुके हो, ना बताओ, और बताने के बाद भी गलती करते हो। क्या है ये? हाँ, डी होगा ना करेक्ट आंसर। समझे? बोलो, समझे कि नहीं? जल्दी से 1 टाइप करो अगर समझ लिए हो तो, और इस क्वेश्चन का आंसर करो। यह भी वाइस का ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। बोलो, जल्दी से बोलो। पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। हाँ, डी फॉर ढक्कनों ना। चलो समझाते वक्त समझ लिया करो, कोई चीज दोबारा रिपीट करी जा रही है तो सुन लिया करो, काम की होगी, ठीक है ना। वाइस से 2 क्वेश्चन फिक्स है आना, और एग्जाम में अगर ऐसे करके आ गए ना तो फिर देख लो क्या होगा ना। इधर देखो, ए होगा ना पक्का। यहां पर देखो स्पीक है, वर्ब फर्स्ट है। हमने अभी अभी कहा था कि अगर वर्ब फर्स्ट होगा तो पैसिव में इज एम आर वर्ब थर्ड होना चाहिए। अब देख लो, इज एम आर वर्ब थर्ड किसमें लिखा है? इसमें तो कहीं इज एम आर वर्ब थर्ड नहीं है। इसमें हैज आ गया, इसमें वाज आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या है? इसमें दिख रहा है इज एम आर वर्ब थर्ड। इसका मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। समझ में आ गया? अरे वाह, थैंक यू सो मच। और ये इफर्ट बस यही है कि आप सबके चेहरे पर मुस्कान आए, आप सबके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस इसीलिए ये सारा इफर्ट्स नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से किया जा रहा है आप लोगों के लिए। चलो, हु विल कंप्लीट दिस वर्क। चलो इसका पैसिव बताओ जल्दी से, इसका पैसिव बताओ, बोलो जरा और सारे लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, बहुत मारेंगे सारे लोगों के कमेंट जो नहीं आते हैं। आ गया, आ गया ना। चलो फिर इधर देखो, हु विल कंप्लीट दिस वर्क। इधर सुनो, यहां पर विल वर्ब फर्स्ट दिख रहा है तो हम पैसिव में देखेंगे विल बी वर्ब थर्ड होना चाहिए। विल बी वर्ब थर्ड, इसमें तो विल बी वर्ब थर्ड दिख रहा है यार, सही हो सकता है। ए, इसमें भी विल बी वर्ब थर्ड दिख रहा है, संभल जाओ। यहां पर भी विल बी वर्ब थर्ड दिख रहा है, लो विल बी वर्ब थर्ड। अब क्या करोगे? वो वाला तरीका तो यहां काम नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए मैं क्लासेस में आपको पढ़ाता हूं, क्लासेस में मैं आपको समझाता हूं कि जब कभी कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो उसका पैसिव किससे बनता है? बाई हुम से बनता है। अब देखो, बाई हुम आपका ए है और सी है, बाकी को बाहर कर दो।
अब ए और सी में कौन सही होगा? बाई हुम विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड, बाई हुम दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब इधर सुनो, जब कभी भी आप बाई हुम लिख दोगे तो भाई लिख दो, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो बाई हुम विल होगा, फिर दिस वर्क बी कंप्लीटेड बोले तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए सी नहीं होगा। बहुत अच्छा लग रहा था कि ए भी वही है सी भी वही है ना। ए कहां है? ए में क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ गया। आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से, तो हमेशा WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब पार्ट होगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट पार्ट होगा। ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखो WH वर्ड के लिए। और ये WH वर्ड है ना, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, समझे? तो ए नहीं, बी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी सी विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो चलो आगे बढ़े, चलो आओ, प्लीज कीप क्वाइट। चलो इसका पैसिव बनाना यार, मतलब ये तो बच्चों वाला खेल है, इसका पैसिव बनाना पड़े। क्या कहते हो? क्या कहते हो? जल्दी से बताओ। अच्छा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्या? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड है ना। ठीक है, 2x में आपको नहीं देखना पड़ेगा, अच्छी बात है आपके लिए। एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला दिया तो स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिए? एक्टिव पैसिव का फार्मूला ही तो दिया था महाराज, कहां थे? बैग अभी जब बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो बैग जाना, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 8-9 के पास में, वहां पर मैंने पूरा फार्मूला दिया है, ले लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बी होगा ना, प्लीज आया है तो रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट होगा तो सी और डी को तो बाहर कर दो आप पहले ही। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, कीप क्वाइट आया है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर रिक्वेस्ट आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू लगा दोगे, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लगा दोगे। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज द नरेशन। चलो भैया स्पीच है आपका, ठीक है ना, आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन थोड़ा सा नीचे जा रहा है और ये डांस कर रहा है ना, इसको डांस नहीं करने देना है। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ, बोलो। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है ना, कितना आसान होगा इनडायरेक्ट स्पीच। समझो हमने आपको 5 चेंजेस बताए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग, कंजक्शन, प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग और नियरनेस डिनोटिंग वर्ड चेंजिंग। अब देखो ही सेड टू मी, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा, इसने नहीं बदला, इसको बाहर करो। इसने टोल्ड किया, इसने टोल्ड किया, इसने नहीं किया, इसको बाहर करो। अब या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब देख लो आप क्या होगा। सब लोग सी कह रहे हो, सब लोग सी कह रहे हो ना, अरे वाह शाबाश, बोगैम्बो खुश हुआ ना। चलो, he told me that I was going to Delhi the next day, he told me that he was going to Delhi the next day। अरे वाह, I कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो आई को ही से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, आई नहीं रहेगा, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर ना। तो भाई जब सब लोग सी कह रहे हो तो मैं भी सी के साथ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ब थर्ड फॉर्म का क्या है? यहां पे वर्ब थर्ड फॉर्म नरेशन में ये क्या है? क्या पूछ रहे हो? फिर से पूछो क्लियर करके। ये क्वेश्चन नंबर 12 ही है। वर्ब थर्ड फॉर्म कहां, क्या जरूरत है यहां पर? इज एम आर का टेंस चेंजिंग वाज वर होगा, वो तो किया गया है। प्रोनाउन चेंजिंग हो गया। क्यों बता दिया उनको? क्यों ना बताए? हाँ क्यों ना बताएं? क्या चाहते हो? सिर्फ आपको पता रहे। द मदर सेड टू द चाइल्ड डू नॉट टच द फायर। आए हाय, द मदर सेड टू द चाइल्ड। अच्छा 11 में क्या है? 11 में एक बार, अरे ना ना ना, जब आप रिक्वेस्टेड लिख दोगे ना तो रिक्वेस्टेड क्या है? वर्ब थर्ड ही तो है ना। रिक्वेस्टेड वर्ब थर्ड है, तो एक बार वर्ब थर्ड आ तो गई ना। अब इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट होती है, टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट होती है, इसीलिए हमने रिक्वेस्टेड को वर्ब थर्ड में बना दिया है। ठीक है,
ना, तो इसलिए वर्ब थर्ड है। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? चलो आओ। द मदर सेड टू द चाइल्ड डू नॉट टच द फायर। मम्मी ने बच्चे से कहा कि फायर को टच मत करना। ठीक है, मम्मी ने कहा है तो अच्छे के लिए कहा होगा ना। चलो देखते हैं। द मदर सेड टू द चाइल्ड डू नॉट टच द फायर, तो हो जाएगा द मदर सेड टू का क्या बोलोगे? डू नॉट टच द फायर ना, तो मम्मी वार्निंग दे रही है। मम्मी रिक्वेस्ट तो करेगी नहीं, फायर ना टच करने के लिए वार्निंग दे रही है, और सेड को सेड रख नहीं सकते हैं, तो मदर वार्न द चाइल्ड। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट टू टच द फायर, हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल सही लग रहा है। और एक और है, द मदर फॉरबिड द चाइल्ड टू टचिंग। अरे टू के बाद अभी अभी देखो, अभी अभी मैंने कहा था कि कुछ तो कहा था यहां पर, हमने कहा था कि टू के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। अब टू के बाद जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में देख लो, एक एक चीज जो भी बोल रहा हूं ना कहीं वो रूल में काम आता है, किसी को इग्नोर मत कर देना। अब अगर आपको ये पता है कि टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो यहां तो टचिंग दे दिया, तो डी को सोच भी नहीं सकते हो। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। और हां, मम्मी वार्निंग ही देती है, नहीं मानोगे 2-4 घंटा आप लगा देगी ना, तो वार्निंग ही है समझो। चलो, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। She said to me, can you solve this problem? क्या होगा? देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भाई साहब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? आस्क होगी। इसने आस्क लिखा, ठीक है, इसने टोल्ड लिखा, गलती कर दिया, इसने आस्क्ड लिखा, इसने आस्क्ड लिखा। कंजक्शन इफ या वेदर होना चाहिए, इसने दैट लगाया, चलो इसको बाहर करो ना, इसको क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए। अब इसने कंजक्शन वेदर लगाया, लग सकता है, इफ लगाया, लग सकता है। सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होना चाहिए, तो यू को बदलोगे मी से, तो पहले आई लिखो, पहले कैन नहीं आएगा, तो सी भी बाहर। करेक्ट आंसर डी। सी नहीं होगा बाबू भैया, सी में क्या है ना, कैन को पहले लिख दिया, और हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव पैटर्न पर बनता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सब बस। और सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हो ना, अगर सारे लोग कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो आओ इसका आंसर करो। रवि सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। रवि सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई वैलेट। क्या होगा? देखो अलास आया है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करते हो। अगर वो अपना वैलेट खो दिया तो इसका मतलब सारो की बात होगी ना, तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं होना चाहिए था, रवि एक्सक्लेम्ड विद सारो होना चाहिए था। रवि सेड सैडली भी नहीं होगा, देख रहे हो, रवि ने वॉलेट खोया और हमारी पेन भाग गई हाथ से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सारो होगा, रवि टोल्ड नहीं होगा। रवि सेड सैडली दैट ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। देखो यहां पर हैव आया है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंजिंग करोगे तो हैज हैव का हैड हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा। हां डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपका 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन आराम से ना, हाँ आराम से ही, हाँ ठीक है। तो यहां पर हैड आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो देखो मैं स्पीड में मैं बोलता हूं, मुझे पता है ना, और कुछ लोगों को तो हो सकता है कि आवाज कम समझ में आ रही हो ना, क्यों ऐसा होगा? ताकि आपको 2x स्पीड पे ना देखना पड़े, इसलिए मैं ऑलरेडी 2x स्पीड मेरा सेट है, इनबिल्ट फीचर है हमारे अंदर ये ना, इनबिल्ट फीचर है 2x स्पीड में, ताकि आपका टाइम बच जाए। चलो आओ चलो देखते हैं। आइस फिशिंग में खो दिए थे, अच्छी बात किए थे। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। लो डेली कहते थे ना सर, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बताए, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता दो। आओ आज बताते हैं, आओ आज हम बताते हैं ना। ऑल डे हैंडसम आए, लो
क्या करें, बचपन मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं ना। तो चलो आओ इधर सुनो, नजर ना लग जाए मुझे, इधर सुनो चलो। अब आओ सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सुनो सर, सुनो सर, अब ध्यान से एक बार पढ़ लेना, मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। और कोई कह दिया अगर कि सर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आया है, मैं कूट दूंगा, बता दे रहा हूं, चटनी बना दूंगा, मैं इतना पीटूंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सुनो, और ये मत सोचना कि ये तो छोटे हैं हमसे, मैं 57 ईयर का हूं तो मैं पीट सकता हूं आपको, ठीक है ना, आपसे तो फिर मैं बड़ा ही हूं। चलो सेंटेंस स्ट्रक्चर का समझो। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके 3 सेंटेंस होते हैं। एक आता है आपका सिंपल सेंटेंस, एक होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीनों को इज्जत से आज समझ लो। पहले आप इज्जत से समझो कैसे। सिंपल सेंटेंस का मतलब सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब होनी चाहिए। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब है तो समझ जाना कि वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ाना ना, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने तो बोला, लेकिन क्या करें हम, क्या करें हम ना। अरे 58 नहीं यार, फिर ये तो गड़बड़ हो गया, आप मुझसे बड़े हो गए। अरे मैं हूं, दिखता नहीं हूं, आई एम नॉट लाइंग। चलो इधर देखो, मेन वर्ब क्या है। अगर एक मेन वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस, जैसे हमने कहा आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग हार्ड ना। तो यहां पर कितनी मेन वर्ब है, सिर्फ एक मेन वर्ब है, इसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे, इसे हम लोग, हाँ ये हुआ। चलो मेरी एज पर वार ना छेड़ दो, इधर आओ पहले। आई एम वर्किंग हार्ड सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब समझते हो। अगर आपके सेंटेंस में, सुनो पहले, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं पढ़ाना पड़े। आपके सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉज हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्लॉज हैं, ठीक है। और इन दोनों क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हो। क्या लगा हो सर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हो। अब आप कहोगे कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तो मैं कहूंगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है फैन बॉयज। अब आप कहोगे सर फैन बॉयज क्या होता है, यहां देखो, फैन बॉयज क्या होता है, यहां देखो। फैन बॉयज में एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, ठीक है, फैन। और बी का मतलब है आपका बट, ओ का मतलब है आर या अदरवाइज, ठीक है, आर या OTHER समझ लेना यार, आर या अदरवाइज। वाई का मतलब है येट, और एस का मतलब है सो या फिर स्टिल। अगर ये कंजक्शन किसी भी 2 क्लॉज के बीच में दिख जाए तो समझ जाना कि वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ओके, बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। यहां पर आपको 2 क्लॉज दिखेंगे, ठीक है। दोनों क्लॉज में जो एक क्लॉज होगा, एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होगा, एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और इनमें आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेंगे। कौन से कंजक्शन दिखेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेंगे। अब आप कहोगे कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन होते हैं, फैन बॉयज को छोड़ देना, फिर जो बचेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो चलो इधर देखो, इधर देखो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर इसी पर सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, इसी पे कराऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लो जल्दी से। ले लिए तो बताना, स्क्रीनशॉट ले लो तो बता देना, ठीक है ना। हो गया, चलो समझो। अब आओ इसी चीज पे हम यहां पे क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है सर। ये जो भी कह रहा है आप आंसर करो पहले, तब तक मैं एक बढ़िया सा कलर लेता हूं फिर ना। हाँ बढ़िया कलर हो गया, चलो आओ। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, अनदर थीम यूज कर लेते हैं अब की बार से।
हाँ सब बताएंगे, सब्र करो। एग्जाम्पल लेके आया हूं सर, मैं सब ऑर्डिनेटिंग का भी लेके आया हूं, कोऑर्डिनेटिंग का भी लेके आया हूं, सब लेके आया हूं। आओ इधर पहले। हाँ कंपाउंड में दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस बताओ। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हॉनेस्ट, सॉरी ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो अगर देखा जाए कंपाउंड सेंटेंस बताना है तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब दो क्लास के बीच में आपको फैन बॉयज दिखना चाहिए। फैन बॉयज में कोई भी दिख रहा है? देखो यहां पर बी नंबर में आपको बट दिख रहा है। फैन बॉयज में देखो बट आता है, फैन बॉयज में बट आता है ना, तो बट दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है फैन बॉयज, इसमें नहीं दिख रहा है फैन बॉयज, इसमें नहीं दिख रहा है फैन बॉयज। इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस बी सही होगा ना? हाँ देखो आने का मतलब यह है कि हमारे इंग्लिश में उसने दे दिया है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर्स में 25 में नहीं 24 में या ऐसा 24 और 23 में पूछा है, तो इग्नोर नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो, कांट इग्नोर ना, कांट इग्नोर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्लियर है? क्लियर है? बोलो अगर ये क्लियर है, समझ में आया तो कमेंट में बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर वर्क हार्ड टू सक्सीड। वर्क हार्ड टू सक्सीड, इसका क्या बताना है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब फैन बॉयज नहीं होना चाहिए और कम से कम 2 क्लॉज हो। ठीक है, तो यहां पर देखो वर्क हार्ड एंड सक्सीड, एंड आ गया, इसका मतलब तो ये फैन बॉयज है। वर्किंग हार्ड लीड टू सक्सेस, इसमें सिर्फ एक क्लॉज दिख रहा है, 2 क्लॉज होने चाहिए, 2 क्लॉज होने चाहिए, नहीं है। यू शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, भैया यहां पर भी सिर्फ एक क्लॉज दिख रहा है। अगर देखा जाए तो 2 क्लॉज आपको यहां दिख रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। और ये जो इफ है ये इफ कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है सर? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कैसे है? क्योंकि फैन बॉयज में नहीं आता है और फैन बॉयज में नहीं आने की वजह से सब ऑर्डिनेटिंग है। सब ऑर्डिनेटिंग होने की वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, जल्दी से बोलो, तब तक मैं पानी पी लूं ना। आप अगला आंसर करते रहो, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो। आज मैंने समझाया है, नेक्स्ट जो मैराथन क्लास रहेगी आपकी ना, उसमें मैं कई सारे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रूल मत भूल जाना, ताकि नेक्स्ट वाली मैराथन क्लास में जितने भी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन होंगे एक भी मत भूलना, सब सही कर लेना। ठीक है ना? ये क्या है? आईडी, आईडी क्या है? क्लास के एंड होने का टाइम 10 o'clock है ना, 4 to 10, 4 to 10। लगातार बने रहो, फोन वोन चार्ज करके रखे रहो, सारी जरूरतों की चीजें रखे रहो पास में। क्या होगा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई। क्या होगा भैया? द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस। कंप्लाई के साथ में क्या लगता है? विद लगता है ना? क्या लगता है सर? बोलो 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 बोलो, क्या लगेगा? विद लगेगा ना? वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सर करेक्ट आंसर यहां पर विद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा विद? क्योंकि इसके साथ में यही लगता ही है, इसके साथ में यही लगता ही है। कंप्लाई विद का मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो करना। तो कैंडिडेट को अवश्य ही फॉलो करना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नोटिस में। तो विद विल बी द करेक्ट आंसर। चलो इसका बताओ। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट ही द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। जल्दी बताओ, इतना इजी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस और सारा होगा। मैंने बोला तो ना, बोला तो ना। क्लास क्या है नहीं पता? अरे यार चलो किसी कल नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे, आज नहीं। आज अभी बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, तो चलो आज मैंने एक्सप्लेन ज्यादा किया है, सोचा नहीं था इतना एक्सप्लेन करने का। आप लोग करवा देते हो यार, गलत बात है ये। चलो क्या होगा यहां पर? हाँ, रिस्पॉन्सिबल के साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं? रिस्पॉन्सिबल के साथ में अगर नाउन या जीरंड आएगा तो हमेशा फॉर का यूज करना।
ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल के साथ में अगर नाउन या जीरंड आएगा तो फॉर का यूज करना, रिस्पॉन्सिबल के साथ में जीरंड आ रहा है तो फॉर का यूज करोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे आओ। ही इज एक्स्टम्ड लेट एट नाइट, ही इज एक्स्टम्ड वर्क लेट एट नाइट टू वर्किंग एट लेट नाइट, टू वर्क एट लेट नाइट, सॉरी टू वर्क लेट एट नाइट फॉर वर्किंग लेट एट नाइट। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताना है सर। जितना जल्दी आप बता सकोगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। बोलो 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 बोलो। जीरंड मतलब वर्ब आईएनजी। सर क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस में, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस भी लाएंगे। जो भी बोलोगे सारी ख्वाहिश पूरी करी जाएगी, टेंशन ना लो। अभी लास्ट क्लास नहीं है ये, अभी तो हमारे पास 6 क्लासेस हैं, तो सब लाएंगे बाबू, टेंशन ना लो। हाँ क्या हो जाएगा, एससी होगा। आए है एक चीज याद रखना, एक्स्टम्ड के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, और एक्स्टम्ड टू हमेशा जीरंड के साथ आता है। एक्स्टम्ड टू हमेशा किसके साथ आता है, जीरंड के साथ आता है। तो एक्स्टम्ड टू वर्किंग होना चाहिए, एक्स्टम्ड टू वर्क नहीं होना चाहिए। एक्स्टम्ड टू वर्किंग, एक्स्टम्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू आएगा और एक्स्टम्ड टू के साथ जीरंड आएगा तो वर्किंग हो जाएगा। तो ही इज एक्स्टम्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बाबू भैया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। क्या बताना है सर, करेक्ट सिनोनिम बताना है। बताओ। विल देयर बी क्लास ऑन संडे सर टुमारो? नहीं, संडे को तो नहीं रहेगी। देखो यार, संडे का मुझे मैं क्या बताऊं, होगा ना, होगा होगा होगा। चलो चलो, अब जब होगा तो आपको लिंक तो मिल जाएगी ना, डिजिटल लाइब्रेरी इसलिए तो ज्वाइन करवाया जाता है। ज्वाइन किए रहो, लिंक मिल जाए, खत्म बात है, होगा। चलो इधर आओ, मुझे खुद नहीं पता था तो सुनो, मुझे इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पता रहता है और ना मेरे पास इसके अलावा और कुछ है ही। ऐसे ही सर मेरे पास कुछ मांगने आए, बोले आपके पास ये है, मैंने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ अगर कुछ है तो वो इंग्लिश है, वही ले लो अगर लेना है तो, और कुछ नहीं है। चलो देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है, किसका, ऑगमेंट का सिनोनिम बताना है। चलो बताओ, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ऑगमेंट का मतलब होता है कोई चीज को क्या कर देना, कोई चीज को क्या कर देना, कोई चीज को बढ़ा देना। हाँ, डी फॉर ढक्कन इज द करेक्ट आंसर ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सर जी? ऑगमेंट का मतलब कोई चीज को बढ़ा देना, कोई चीज को और बदतर बना देना। जैसे देखो देखो, इधर सुनो इधर सुनो, इसको याद कैसे रख सकते हो? ऐसे देखो, आग, आग जानते हो ना, आग में जब आप घी डालोगे तो क्या हो जाएगी? आग में जब आप घी डालोगे तो क्या होगा, बोलो? आग बढ़ जाएगी। आग में घी डालने से आग बढ़ जाती है। तो ऑगमेंट का मतलब कोई चीज को बढ़ा देना, और बढ़ा देना का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब याद रहेगा ऑगमेंट, बोलो। आग में घी डालने से आग बढ़ जाती है, और जब आग बढ़ जाती है तो ऑगमेंट मतलब बढ़ाना। मैंने बताया तो ढक्कन 4 to 10 मैराथन चलता रहेगा, ठीक है, 4 to 10 मैराथन चलता रहेगा। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यह तरीका समझ में आया तो अच्छी बात है, तो प्यार जल जाएगा। हाँ, प्यार जल जाए, जल जाने दो। चलो बताओ, बेनिफैक्टर का सिनोनिम क्या होगा? बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बोलो 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 बोलो। हाँ, डिलीजेंट याद है ना, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। चलो बताओ यहां पर, चलो बताओ बेनिफैक्टर का सिनोनिम क्या होगा? इधर सुनो, जहां कहीं भी बेन वर्ड दिख जाए समझ जाओ कि ये गुड से रिलेटेड है,
अच्छा से रिलेटेड है। जैसे बेनिफिशियल लाभदायक, अच्छा है। बेनिफिट लाभ, अच्छा की बात कर रहा है। बेनिवोलेंट काइंड, अच्छा की बात कर रहा है। तो कहीं भी बेन वर्ड दिख जाए तो समझ जाओ वो गुड की बात कर रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो भी यह गुड की फैक्ट्री है, गुड की, गुड मतलब अच्छाई की फैक्ट्री है, ऐसा इंसान तो सपोर्ट करता है, ऐसा इंसान तो परोपकारी होता है, ऐसा इंसान तो क्या होता है, मतलब कि हर एक को डोनर होता है, वो हर किसी को कुछ ना कुछ डोनेट करता रहेगा, क्योंकि अच्छाई की फैक्ट्री है ना उसके अंदर, तो वो डोनेट करता रहेगा। तो ए विल बी द करेक्ट सिनोनिम, ए विल बी द करेक्ट सिनोनिम। आगे बढ़ो, आओ। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू कमेंस। चलो बताओ कमेंस का मतलब क्या होता है। कमेंस, कमेंस, COMMENCE, कमेंस का सिनोनिम क्या होगा बताओ जल्दी से। कमेंस का सिनोनिम क्या होगा, याद कैसे करना है मैं बताऊं, या अगर मीनिंग भूल जाते हो तो मेरे तरीके से ऐसे याद रखना। मेरे, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। तो कमेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, सी हो जाएगा, बिगिन। बोलो याद करना है, याद करना है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, याद करना है कि नहीं। कम एंस ना, देखो आप इसको दो तीन तरीके से याद रख सकते हो। कमेंस मतलब स्टार्ट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर जब याद है, सबको पता ही है, तो क्या है लिए ना, जाने दो फिर। आओ इधर, चूज द सिनोनिम ऑफ डिप्राइव। डिप्राइव का सिनोनिम बताओ। डिप्राइव, डिप्राइव प्रोवाइड करना, रॉब करना, रिस्टोर करना, ग्रांट करना, क्या होगा डिप्राइव का मतलब, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। डिप्राइव, डिप्राइव, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा ना, हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो आओ, चलो आओ, चलो आओ, चलो अब जाने दो, अब वो उधर चला गया, अब आगे फिर और कोई देख लेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब प्रोवाइड करना तो नहीं होता है। डिप्राइव, डिप्राइव, डिप्राइव क्या होगा, बोलो 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 बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डी डी डी, बी होगा ना, वेरी गुड। डिप्राइव का मतलब होता है कोई चीज जबरदस्ती किसी से ले लेना, कोई चीज किसी से जबरदस्ती ले लेना, तो उसी को बोलते हैं डिप्राइव। और उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रॉब करना, क्योंकि जबरदस्ती लेने का मतलब तो वही होता है ना, रॉब कर देना, डकैते मतलब लूट लेना उसको, तो वही तो होता है डिप्राइव ना। इसका आप कैसे याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, हाँ कुछ है इसका याद रखने का। डिप्राइव, कुछ नहीं याद आ रहा है अभी ना, टाइम जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसा ट्रिक नहीं आ रहा है, बट कभी आएगा तो मैं बता दूंगा किसी और क्लास में ना, अभी नहीं आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, टाइम इतना है नहीं हमारे पास, नहीं तो हम बताते आपको कोई ना कोई ट्रिक। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इमिनेंट। इमिनेंट का सिनोनिम बताओ जल्दी से। इमिनेंट, डिस्टिंगाइज्ड, अननोन, इनफेरियर, ऑर्डिनरी, क्या होगा इमिनेंट का बताओ। डी डिप, हाँ चलो 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 चलो, डू यू नो व्हाट एलिमिनेशन मीन, व्हाट डज, रोप नहीं है बाबू, रॉब है ना, ROB, बोलो जल्दी से। बोलो 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 जल्दी से। मैंने कहा कि छीनना, मैंने कहा कि कोई चीज किसी से ले लेना जबरदस्ती, डिप्राइव करना होता है। चलो आगे बढ़ो, क्या होगा यहां पर, इमिनेंट का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इमिनेंट ए होगा ना, डिस्टिंगाइज होगा, पक्का देख लो, डिस्टिंगाइज्ड होगा ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इमिनेंट का मतलब क्या हो जाता है, इमिनेंट का मतलब होता है कि भैया कोई है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टिंगाइज्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमें फटाफट करना है, टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ हाफ आवर है। चलो, चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेड। इम्पेड का सिनोनिम बताओ, इम्पेड का सिनोनिम बताओ, इम्पेड, इम्पेड, हाँ बोलो जल्दी से बोलना है, बोलो जल्दी से। इम्पेड मतलब क्या होगा, कंप्लीट करना, इंप्रूव करना, हिंडर या इनकरेज करना। देखो इम्पेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, कोई चीज में बाधा उत्पन्न करना। टुडे द चैट इज गिविंग वेरी करेक्ट आंसर। अच्छा क्या बात है, चैट आंसर करेक्ट कर रहा है, मैं समझा नहीं, आओ जल्दी से बोलो। इंपेयर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज पर, कोई चीज को अब्स्ट्रैक्ट कर देना, कोई चीज पर बाधा उत्पन्न करना। तो इंपेड का हो जाएगा हिंडर, क्या होगा, हिंडर करना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो।
चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू ग्रीवस। चलो बताओ ग्रीवस का सिनोनिम क्या होगा? ग्रीवस का सिनोनिम जल्दी से बताइएगा क्या होगा ग्रीवस का सिनोनिम ना। हाँ बिल्कुल भैया, हम सब है ना। ओके चलो आओ। हाँ ग्रीवस का मतलब होता है पेनफुल। देखो ग्रीफ जानते हो ना, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो उसी ग्रीफ से इस ग्रीवस को भी रिलेट कर लो। जैसे थीप का प्लूरल थीव्स होता है, ऐसे समझ लो, होता नहीं है, समझ लो कि ग्रीफ का प्लूरल ग्रीव्स, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ग्रीवस का मतलब होता है पेनफुल, दुख देना, दर्द देना। तो पेनफुल, दुख देना, दर्द देना बोले तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द सिनोनिम ऑफ हिंडर। अरे यार अभी अभी तो हिंडर आया था, फिर से आ गया। कोई नहीं कोई नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ क्या होगा हिंडर का सिनोनिम? क्या होगा? अभी अभी तो बताया हिंडर का मतलब बाधा उत्पन्न करना। हिंडर का मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। जैसे हिंडर को याद रख लो कि भैया अगर आप किसी को हाइड कर दोगे तो उसको ढूंढने में बाधा तो उत्पन्न हो ही जाएगी। तो हिंडर मतलब बाधा उत्पन्न करना, बाधा मतलब ना। तो इनकरेज नहीं होगा, असिस्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट करना। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को, किसी के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, बाधा क्रिएट कर देना। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इमैकुलेट। चलो बताओ इमैकुलेट का सिनोनिम क्या होगा? इमैकुलेट तो हर किसी को पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि इमैकुलेट ना पता हो। इमैकुलेट, आई एम मैकुलेट, जल्दी से बताओ, आई एम मैकुलेट ना। इमैकुलेट का क्या होगा? देखो इमैकुलेट का मतलब होता है स्पॉटलेस। क्या होता है? स्पॉटलेस। और स्पॉटलेस के लिए भैया सी विल बी द करेक्ट आंसर ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पॉटलेस, इमैकुलेट का मतलब बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट ना, उसी को हम लोग बोलते थे आई एम मैकुलेट। हाँ चलो अच्छा, एक बार सारे लोग कमेंट करो कौन कौन कहां से हो, जल्दी से कमेंट करो कौन कौन कहां से अभी देख रहे हो, लाइव कहां से हो, कौन कौन बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। उसके बाद आंसर भी देना है ना। ज्यूडिशियस का सिनोनिम क्या होगा? ज्यूडिशियस, देखो देखो देखो, जो ज्यूडिशरी होती है वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं ना। जो ज्यूडिशरी होती है, जज होते हैं, उनको हम ज्यूडिशरी का पार्ट समझते हैं। तो जो भी ज्यूडिशरी होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। बहुत समझदार होने की वजह से, अरे वाह 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 वाह, चलो, बहुत समझदार होने की वजह से जुडिशियस का मतलब क्या होगा? समझदार हो जाएगा। समझदार का मतलब क्या होता है? फूलिश नहीं होता, वाइश होता है, केयरलेस नहीं होगा, रैश नहीं होगा। और वाइस के साथ साथ आप प्रूडेंट को भी याद रख लेना। प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है? समझदार होता है। सागसियस का मतलब भी क्या होता है? समझदार होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। दो, अरे वाह, कैपिटल से हो आप, लोबी से, सब बस सब बस सब बस। चलो 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 चलो, वाह जी वाह। हाँ मुझे ये फ्लैग अब दोबारा नहीं दिखना चाहिए, बता दे रहे हैं। अगर ये फ्लैग दोबारा दिखा तो फिर आप मुझे दोबारा नहीं दिखोगे। हाँ ये फ्लैग ना दिखे मुझे, बाकी सब दिख जाए। चलो आओ इधर आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ लिजिबल। लीजिबल का एंटोनिम बताओ, लीजिबल का एंटोनिम बताओ जल्दी से, क्या होगा? बोलो 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 बोलो। अच्छा, एस्पार्सेप्पा, वाह 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 वाह, बोलो जल्दी से। हाँ इधर सुनो, इधर सुनो। लेजिबल का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि ये जो लेजिबल होता है भैया, इसका मतलब तो होता है कि वो बहुत ज्यादा एलिजिबल है। कोई है जो कि एलिजिबल है, योग्य है, लेजिबल है वो। लेजिबल यानी कि ले भाई ये योग्य है, एबल है, योग्य है, ले भाई ये योग्य है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा इलिजिबल। ए सी नहीं होगा, बी होगा। लेजिबल का मतलब इलिजिबल होगा, ठीक है ना। बी होगा एंटोनिम, बी। लेजिबल का मतलब योग्य,
योग्य है वो किसी चीज को करने में, तो इलिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, अयोग्य है वो उस काम को करने में। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, फिक्सियस का एंटोनिम क्या होगा, फिक्सियस का एंटोनिम क्या होगा, फिक्सिसस, फिक्सिसस का एंटोनिम बताओ, चलो बताओ। हाँ, एब्रॉड ब्रांच भी खोल दिया जाए ना, बिल्कुल, और हमारे तो अशोक सर का सपना भी है, मकसद भी है, तो क्यों ना पूरा किया जाएगा। चलो आओ इधर सुनो, अब पहले आंसर कर दो, फिर उसके बाद करते हैं ना। देखो फिक्सियस का मतलब क्या होता है, तो फिक्सियस का मतलब आपका हो सकता है, क्या कह सकते हो, फिक्सियस है कोई चीज ना, तो फिक्सियस है तो वो इमेजिनरी, अनरियल, फॉल्स या जेन्युइन, क्या बोलोगे एंटोनिम, हाँ जेन्युइन बोलोगे, क्योंकि फिक्सियस का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना। फिक्शन जानते हो ना, अगर कभी आपने लिटरेचर पढ़ा होगा तो फिक्शन जानते होगे, फिक्शन में क्या होता है, यही तो होता है, तो फिक्सियस उसी से आपका हो जाएगा, इमेजिनरी इसका मीनिंग होगा, अनरियल इसका मीनिंग होगा, तो एंटोनिम हमसे पूछ रहा है, एंटोनिम क्या होगा, जेन्युइन हो जाएगा। मीनिंग नहीं, ए और बी मीनिंग है उसकी, ए और बी मीनिंग है, सिनोनिम है, एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम आपका जेन्युइन हो जाएगा, ठीक है ना, एंटोनिम जेन्युइन हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू कंसील, कंसील का अपोजिट मीनिंग बताओ जल्दी से। कंसील मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब होता है कोई चीज को क्या कर देना, कोई चीज को छुपा लेना, ठीक है ना, कोई चीज को छुपा लेना। हाँ एंटोनिम था, यही तो गलती करते हो आप, एग्जाम में भी यही गलती करते हो, एंटोनिम को सिनोनिम करके चले जाते हो, और ये गलती अब की बार कोई नहीं करके आना, अगर कोई ये गलती करके आए तो हम चटनी बनाएंगे, आपकी चटनी बनाएंगे, हमें देर नहीं लगेगी। कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब होता है छुपाना। ऐसे देखो, किसी चीज को सील कर देना, जब आप किसी चीज को सील कर दोगे तो वो तो अंदर रह जाएगी, यानी कि वो छुप जाएगी, और वो चीज जब छुप जाएगी तो वो तो सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब है कि दिखा देना, उसको क्या कर देना, उसको रिवील कर देना। डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ डिटेरियोरेट। चलो, डिटेरियोरेट का एंटोनिम बताना है, क्या होगा, पहले तो डिटेरियोरेट का मीनिंग बताओ आप, क्या होगा डिटेरियोरेट का मीनिंग, बोलो 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 बोलो। देखो ये जो डिटेरियोरेट होता है, हाँ डियर महाराज बताइए क्या हुआ, बोलो। हाँ, डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत बदतर बना देना ना, बहुत बेकार कर देना, डिटेरियोरेट होता है। डिटेरियोरेट क्या कहोगे इसको, हाँ देखो ये जो रेट है आजकल क्या हो चुका है, क्या कह सकते हो इसको, कुछ तो कह सकते हैं ना, डिटेरियोरेट, चलो जाने दो, टाइम नहीं गंवाना, टाइम खोटी नहीं करना है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि टाइम कम है। बना तो देता मैं इसका कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से, लेकिन अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम हमारे पास नहीं है, तो इंप्रूव करना हो जाएगा। आगे बढ़ो, एंटोनिम कोहेरेंट, चलो बताओ कोहेरेंट का एंटोनिम क्या होगा, लॉजिकल, क्लियर, इनकोहेरेंट या सेंसिबल। कोहेरेंट का एंटोनिम क्या होगा, देखो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहरे में सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बोलो, कोहरे में आप कहोगे कि सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन जब कोहरे को रेंट पर दे दिया जाएगा तो कोहरा आएगा नहीं, तो सब चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, और जब सब चीजें क्लियर रहेंगी तो कोहेरेंट का सिनोनिम क्लियर हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम क्या बनेगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा था, आगे बढ़ो। इलेटेड का अपोजिट बताओ, इलेटेड का एंटोनिम बताओ जल्दी से, इलेटेड का एंटोनिम क्या होगा। देखो इलेटेड का मतलब क्या होता है भैया, इलेटेड खुश है ना, इलेटेड भैया वो क्या कहूं मैं इसको, क्या ही कह दूं मैं, कुछ नहीं कहूंगा, इलेट तो एक नॉर्मल सा वर्ड है, आपको पता है कि भैया खुश होता है, तो इलेट का मतलब होगा क्या, खुश होना, जॉयफुल, डिलाइटेड, एक्साइटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो आओ आगे बढ़ो। चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रिटल, ब्रिटल का एंटोनिम बताओ। कुछ लोगों का सब मकसद था ना, कुछ लोगों का डिमांड था ना कि सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन ज्यादा करा दो, तो इसलिए मैंने ज्यादा ले लिया।
इसलिए मैंने ज्यादा ले लिया। और नेक्स्ट वाली क्लास में ग्रामर ज्यादा होगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वॉइस, नरेशन ज्यादा होगा आपका, ताकि सबका बढ़िया बढ़िया चलता रहे। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, फ्रेजाइल होगा, डेलिकेट होगा या वीक होगा? बोलो 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 बोलो। ब्रिटल का एंटोनिम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। देखो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज को आप तोड़ सको, उसको उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। कोई चीज ब्रेक करने के योग्य हो उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो फ्रेजाइल का मतलब भी कमजोर होता है, डेलिकेट का मतलब भी कमजोर। देखो अगर कोई इंसान डेली डेली केक खाएगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा? वो इंसान कमजोर हो जाएगा। अगर कोई डेली केक खाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। तो डेलिकेट का मतलब कमजोर, और डेलिकेट का सिनोनिम वीक, डेलिकेट का सिनोनिम फ्रेजाइल है। ठीक है, तो यहां पर एंटोनिम बताना था, ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो तीनों ऑप्शन मैंने यहां पर सिनोनिम लिखा है ना, जानबूझ करके लिखा है कि एक आपको एंटोनिम तो पता चले ही चले, बाकी उसके डिफरेंट सिनोनिम भी पता चल जाएं, उसके और मीनिंग भी पता चल जाएं। तो ये मैं जानबूझ करके ऐसा किया हूं, ठीक है ना? ऐसा जानबूझ करके करना पड़ा ताकि आपको और मीनिंग पता चल जाए। चूज द एंटोनिम ऑफ इंफेरियर। चलो बताओ इंफीरियर का क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा, सुपीरियर होगा, लोअर होगा या पुअर होगा? देखो इंफीरियर का मतलब होता है लोअर। इंफीरियर का मतलब होता है भैया कोई चीज बहुत नीचे से, मतलब ऐसा निचला आप समझ लो, लोअर ना, लोअर होता है। तो इसका एंटोनिम देखो, अब सुपीरियर हो जाएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि लोअर और पुअर एक जैसे हैं, ऑर्डिनरी भी उसी में चला आएगा। तो बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ो। चलो चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू मेंडासियस। चलो मेंडासियस का मतलब क्या होता है? पहले बताओ कि मेंडासियस का मतलब क्या होता है ना। देखो ये जो मेंडासियस होता है, मेंडासियस का मतलब होता है कि कोई चीज क्या है, अरे यार क्या बोलते हैं उसको? अच्छा ऑप्शन, अनरिलायबल, फॉल्स, ऑनेस्ट, डिसीटफुल। हाँ वेरी गुड। मेंडासियस का मतलब होता है कि कोई चीज गलत है, कोई चीज क्या बोल सकते हो आपकी भैया? कोई चीज, हाँ झूठ बोल सकते हो, मेंडासियस का मतलब ना झूठ बोल सकते हो। तो अनरिलायबल सिनोनिम बनेगा उसका, ठीक है। ऑनेस्ट क्या बोलते हैं? फॉल्स सिनोनिम बनेगा उसका, डिसीटफुल सिनोनिम बनेगा उसका, और एंटोनिम ऑनेस्ट हो जाएगा। तो साथ ही साथ सिनोनिम भी पढ़ो, साथ ही साथ एंटोनिम भी पढ़ो। चलो बताओ अर्डेंट का मतलब, अर्डेंट का एंटोनिम बताओ। हाँ फ्रॉड होता है, हाँ ये हुआ ना सही आंसर। मेंडासियस का मतलब चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा अर्डेंट का? अर्डेंट इंडिफरेंट, पैशनेट, एंथुसियास्टिक, जीलस। देखो अर्डेंट का मतलब होता है, सुनो सुनो, जब आप कार वगैरह की डेंटिंग पेंटिंग कराने जाते हो तो वो जो डेंटिंग पेंटिंग करता है बड़े ही जोश के साथ डेंटिंग पेंटिंग करता है, और बड़े ही जोश के साथ करता है। तो अर्डेंट का मतलब उत्साही होता है, पैशनेट होता है, एंथुसियास्टिक होता है, जीलस होता है। लेकिन हमें तो एंटोनिम बताना है ना बाबू भैया, तो एंटोनिम बताओगे तो क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट हो जाएगा। हा बोलो सही है, बोलो बोलो बाबू भैया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 41 to 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। चलो इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है ना, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है, ठीक है, जल्दी से बताना है। इडियम फ्रेज के क्वेश्चंस हैं। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होगा? सही है सर, हाँ तो सही है, तो फिर बताओ फिर। टू बी जीलस, जीलस डिफरेंट मीनिंग। अरे एक जीलस होता है जिसका मतलब ईर्ष्या करना, जे वाले जीलस का मतलब ईर्ष्या करना, जेड वाले जीलस का मतलब एकदम पैशनेट होकर के काम करना, एकदम उत्साह के साथ ना, उसको बोलते हैं जेड ई। और जो जे ई होता है वो आपका ईर्ष्या करना, इनवी होता है। अच्छा जीलस और इनवी में डिफरेंट क्या है, कौन बताएगा? जीलस का मतलब भी ईर्ष्या करना, इनवी का मतलब भी ईर्ष्या करना, दोनों में डिफरेंट क्या है? जो बताएगा उसको हमारी तरफ से एक चॉकलेट मैं ऐसे ही भेज दूंगा ऑनलाइन ना। बताओ अब की बार पक्का मैं दूंगा।
झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से दूंगा। चलो बताओ पहले, चलो टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होगा? इधर सुनो, इधर सुनो, अगर आप हॉट वाटर में रहोगे क्या होगा? हाँ, खतरनाक, कुछ तो बड़ा गड़बड़ी होगा ना, बड़ा अच्छा होगा ना, बड़ा खतरनाक होगा। तो टू बी हॉट वाटर का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल, हॉट वाटर में कंफर्टेबल लगेगा। टू बी इन ट्रबल क्या होगा? टू बी इन ट्रबल, सी होगा ना, सी होगा ना। शुक्रगुजार, किसका शुक्रगुजार? ए टू बी इन हॉट वाटर का मतलब नहाना नहीं होता है, ठीक है ना। आई एम डाइंग फॉर चॉकलेट। हाँ तो बताओ इनवी और जीलस में डिफरेंट क्या होता है? बता दो, मैं दे दूंगा, बताओ। चलो बोलो, आगे बढ़ते हैं। टू बी इन हॉट वाटर होगा ना, टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होगा? टू बी इन ट्रबल, अगर आप गर्म पानी में बैठ जाओगे तो आप मुसीबत में तो आ ही जाओगे, न जाने क्या क्या हो जाएगा। अब आप फील कर लो, मैं तो फील कर पा रहा हूं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। वोकैब के क्वेश्चन अभी और हैं, अभी और कई सारे वोकैब के क्वेश्चन है ना। और मेरा तो 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि मुझे 10 मिनट कम मिला था, तो मैं उधर तो खींचूंगा ही खींचूंगा। तो सर भले वेट करते रहे, मैं तो अपना 1.5 आवर तो कंप्लीट करूंगा ना। तो इसलिए अभी मेरे 20 क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करना है। चलो बताओ, चलो जीलस मतलब, अरे वो वाला जीलस क्या बोलते हैं भाई? ईर्ष्या वाला जीलस। और इनवी, इनवी मतलब भी ईर्ष्या होता है, जीलस मतलब भी ईर्ष्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या था ये बताना था। चलो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हिडन इनेमी नहीं होता है। हिडन इनेमी के मतलब होता है आई स्नेक इन द ग्रास। हिडन इनमी का मतलब क्या होता है? आ स्नेक इन द ग्रास। अगर कभी आई स्नेक इन द ग्रास आ जाए तो इसका मतलब है हिडन इनमी। आ गिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर नहीं होता है, एन अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं होता है, अ थिंग दैट अपीयर्स बैड बट प्रूव्स बेनिफिशियल। डी विल बी द करेक्ट आंसर ना, डी विल बी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एवनेट लालच जिलस जलन। चलो बताओ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होगा? टू बी ऑल ईयर्स मीन्स क्या होगा? बोलो 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 बोलो। टू बी ऑल ईयर्स, देखो अगर आपके पास 2 कान हैं और सारे के सारे कान किसी की तरफ लगा दोगे, इसका मतलब आप किसी चीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो ना, किसी चीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो। आए हम, चलो ठीक है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। इधर सुनो, तो ऑल ईयर्स लगाना मतलब कंटिन्यूअस बोलना नहीं है, रिमेन साइलेंट भी नहीं है, हियर अ लाउड नॉइस नहीं है, टू लिसन अटेंटिवली। बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। तो टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत ध्यान से सुनना। 8 6 एंड 7, 8 6 एंड 7, बताओ जल्दी से क्या होगा? 8 6 एंड 7 का मतलब डेंजर नहीं होता है, इन एग्रीमेंट नहीं होता है, इन कंफ्यूजन होगा या इन ऑर्डर होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ ये आंसर आया जुमी जी का। इनवी मीन्स टू बी इनवियस ऑफ someone else thing, और jealous means to feel jealous if someone else take away your things। ये तो गजब आंसर आपने दे दिया, लेकिन झूठ ना बोलना, गूगल करके दे रहे हो ना, कसम खा के कहो ना, कसम खा के कहो गूगल करके आंसर तो नहीं दे रहे हो। चॉकलेट के लिए ऐसा ना करना। चलो बताओ, चलो बताओ। हाँ 8 6 एंड 7 का मतलब क्या होता है सर? कोई भी चीज जब डिसएग्री हो जाए, कोई भी चीज जब डिसऑर्डर हो जाता है, उसी को कहते हैं 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 का मतलब इन कंफ्यूजन। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है ना, बी नहीं होगा। बोलो 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 बोलो। आई श्रीयर सर, हाँ कसम खा के कहो, झूठ ना बोलना। अच्छा जी, अच्छा जी, गूगल नहीं है, ठीक है, मिलना हमारी तरफ से चॉकलेट रहेगा, ठीक है ना। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, चलो बताओ। टू कॉल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमारी तरफ से चॉकलेट डन, ठीक, मिलना ले लेना अपना चॉकलेट। और अपना नाम जरूर बता करके, नहीं तो पता चले कोई भी मिलके कह दे हमने ही आंसर दिया था, ठीक है ना। चलो
टू कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है? सुनो, जब आप कहते हो टू कॉल अ स्पेड तो इसका मतलब होता है कि आप फ्रैंकली बोल रहे हो। फ्रैंकली बोलना, फ्रैंकली बोलना का मतलब क्या होगा? टू प्रेज ऑनेस्ट पीपल नहीं, टू स्पीक प्लेनली या फिर डायरेक्टली ना। तो कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक फ्रैंकली। चलो आसान है, आगे बढ़ेंगे। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? अ फिश आउट ऑफ वाटर, बोलो जब मछली जल से बाहर हो जाएगी तो क्या होगा? होगा ये कि बेचारी तड़पेगी, बेचारी तड़पेगी, मुसीबत में आ जाएगी बाबू भैया, मुसीबत में आ जाएगी। तो जब मुसीबत में आ जाएगी तो क्या बोलोगे? अ पर्सन हु लव्स स्विमिंग है, पागल है, अ हंगरी पर्सन है, अ क्लेवर पर्सन, ना जी ना, अ पर्सन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। भैया जब बाबू भैया मछली बाहर आएगी तो क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो जाएगी। तो ये व्यक्ति के लिए बनाया गया है, टू अ पर्सन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बताओ, टू स्मेल अ रैट, ये बताओ जब रैट कहीं निपट जाए तो उसकी स्मेल बड़ी गंदी सी आती है ना। और जब आपको कहीं पर कुछ गंदी सी स्मेल आती है तो आपके मन में आता है यार कुछ तो गड़बड़ है दया ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ है वाला डायलॉग यहां पर आ जाएगा आपका। तो कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? टू सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना। अगले 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 वाले पेपर, अगले वाले सेट में आ जाएगा, लेवल और बड़ा हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो पेपर का मतलब होता है इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों तरह की चीजें होनी चाहिए और वही मैं बना करके रखता हूं। तो कुछ क्वेश्चन इजी मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रह जाते हैं, और यही होता भी है, एग्जाम में भी होता है, और मेरा वही लेवल भी रहता है। चलो बताओ, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक, डू यू वॉन्ट टू लिव लाइफ और नॉट? ना ना ना, हम तो जीना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हम कितनी जल्दी चले जाएं इस दुनिया से। बोलो क्यों, निपटाना चाहते हो? सीइंग योर एनर्जी माई फीवर ऑल्सो गॉट, अरे वाह, तब तो चलो फिर वो क्या बोलते हैं, फीवर का ट्रीटमेंट का पैसा निकालो ना, इधर आओ चलो। हाँ, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होगा टू सेटल अ डिस्प्यूट, ना जीना, टू बिकम वेरी रिच, ना जीना, टू मैनेज वंस एक्सपेंस। हाँ, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू मैनेज वंस क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस विद डिफिकल्टी ना। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू भैया। अ मैन ऑफ लेटर्स क्या होगा? अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा? अ स्कॉलर, अ राइटर, अ गवर्नमेंट ऑफिसर, अ पोस्टमैन, अ बिजनेसमैन। बोलो जरा, बोलो 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 बोलो। लड्डू खाऊं मतलब चाहते हो कि मैं जिंदा ना रहूं, शुगर हो जाए मुझे? अभी मैं बीमारी फ्री हूं ना, अभी मैं बीमारी फ्री हूं तो चाहते हो जाए? हाँ, चलो इधर सुनो, मैं अ मैन ऑफ लेटर्स, इधर सुनो, लेटर क्या होता है? लेटर मतलब भाई साहब उसको बहुत सारे लेटर, वो आदमी जो है ना, वो आदमी को बहुत सारे लेटर का ज्ञान है, और जिसको बहुत सारे लेटर्स का ज्ञान हो जाता है वो इंसान क्या बन जाता है? राइटर हो जाता है। वो इंसान क्या हो जाता है? विद्वान बन जाता है, स्कॉलर बन जाता है, लर्नेड बन जाता है। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा? अ स्कॉलर और राइटर। वेरी गुड बाबू भैया, ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो आओ, टू थ्रो इन द टॉवेल, टू थ्रो इन द टॉवेल का मतलब क्या होगा? टू बिगिन अ फाइट, टू एडमिट डिफीट, टू क्लीन अ प्लेस, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। टू थ्रो इन द टॉवेल, बोलो जल्दी से आंसर करना। हम्म, चलो, अरे 50 नहीं है, अभी और क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। आओ चलो, क्या होगा? टू थ्रो इन द टॉवेल का मतलब क्या होता है पता है? देखो, जब जब आप क्या करते हो भाई साहब, दिन भर आप ये समझ लो कि मान लीजिए कि आप काम वाम करके आए और उसके बाद
आपके अंदर एनर्जी भी नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा है, अब आप अपने ऊपर टॉवेल फेंक करके सो गए, इसका मतलब आपने हार मान लिया। तो टू थ्रो इन द टॉवेल का मतलब टू एडमिट डिफीट। बी विल बी द, हाँ शाबाश, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन फ्रेज आर सेंटेंस। आपको करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताना है ना। बी फॉर बाबू भैया, डी फॉर ढक्कनो, हाँ सब बस। अब हम लोग नया अल्फाबेट ढूंढ लिए हैं। और जैसे कि अभी अनिरुद्धाचार्य को जानते, उन्होंने कहा ए फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए, ए फॉर अमरूद होना चाहिए, क्योंकि एप्पल विदेशी फल है। इतने ढक्कन ढक्कन लोग हैं हमारे यहाँ ना। तो वैसे ही अब हम लोग कहेंगे बी फॉर बाबू भैया होना चाहिए, बी फॉर बॉल नहीं होना चाहिए ना, और डी फॉर ढक्कन होना चाहिए। आओ चलो इधर, क्या है, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, वो व्यक्ति जो प्लांट्स के बारे में अध्ययन करे, उसे क्या कहेंगे, जियोलॉजिस्ट कह देंगे? नहीं जी, जियोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे। ऑर्निथोलॉजिस्ट तो नहीं कह सकते हैं। ये बताओ पहले, ऑर्निथोलॉजिस्ट किसके लिए आएगा, बोलो जल्दी से, ऑर्निथोलॉजिस्ट किसके लिए आएगा? हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे याद रख लोगे? बॉटनी। देखो ये जो टहनियां होती हैं, टहनियां किस में होती हैं? टहनियां प्लांट्स में होती हैं। तो टहनी प्लांट्स में होती है तो बॉटनी, बॉटनी मतलब टहनी है ना, इसमें टहनी है तो बॉटनिस्ट हो जाएगा। वो टहनियों का अध्ययन करता है, प्लांट्स का अध्ययन करता है। हाँ, बर्ड्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और कैसे इसको याद रखते हैं? जो बर्ड्स होती है वो हमेशा ऊपर उड़ती रहती है। हम कहते हैं भाई इधर आ, तेरा अध्ययन करना है, और नीचे आ, और नीचे आ, तो हम उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। आओ भाई और नीचे आओ तो हम तुम्हारा अध्ययन कर लें। तो बर्ड्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट तो जानते ही हो, जूलॉजिस्ट में आपका अध्ययन होता है ना। किसका किसका अध्ययन होता है जूलॉजिस्ट में? चलो आओ जल्दी से, इधर आओ, इधर आओ। क्या होगा? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, वो व्यक्ति जो अपना डेप्ट ही नहीं चुका पा रहा है, भाई अपना डेप्ट देने के योग्य ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नीरव मोदी कि ललित मोदी, बोलो। जो अपना डेप्ट ना चुका पाए उसे क्या कहेंगे? लड्डू इनकमिंग। लड्डू वड्डू कुछ नहीं इनकमिंग है, अभी सब आउटगोइंग हो रहा है। चलो इधर जल्दी से। हाँ देखो, क्रेडिटर कौन होता है? जो आपको क्रेडिट जो आपको देता है, वो क्रेडिटर हो गया आपका। डेप्टर जब हम लेते हैं तो हम क्या हो गए हैं? डेप्टर हो गए हैं। और जब हम ले करके भूल जाएं ना, लेकर के भूल जाए, चुका ही ना पाए, खर्च कर दें हम, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैंकरप्ट कहते हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ो सर। चलो, अ डिसीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड, वो डिसीज जो आपका लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है किसी पार्टिकुलर एरिया में, बताओ उसको क्या कह दोगे आप? बोलो जल्दी से। उस डिसीज को आप क्या कहते हो जो सिर्फ कुछ एरिया में? हाँ 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 हाँ, बोलो। हाँ देखो, यहां पर क्या है? पैंडेमिक है, और यहां पर क्या है? एपिडेमिक है, इंडेमिक है, और इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन तो किसी चीज की वजह से होता है ना। हाँ, यहां पर ए बी ए बी ए बी। अभी आया मजा, अभी आया मजा। ऐसा ही क्वेश्चन तो होना चाहिए। हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। क्या होगा? बी, एपिडेमिक हो जाएगा। वेरी गुड। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक जो पूरा हर जगह फैल जाए उसे हम बोलते हैं पेंडेमिक। और जब कोई चीज किसी स्पेशल रीजन में ही सिर्फ रह जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर पेंडेमिक कब होगा? जब वर्ल्ड वाइड कोई चीज फैल जाए, जैसे कि कोरोना था, वर्ल्ड वाइड फैल गया था, उसे हम लोग पेंडेमिक कह रहे थे, ठीक है ना, उसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बाबू भैया। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, क्योंकि आपके मैथ्स की क्लास इंतजार कर रही है, लेकिन मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे भी 10 मिनट से लेट मिला था मेरी क्लास, तो मैं क्या करूं ना, तो मैं मजबूर हूं, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे हालात। चलो, अ प्लेस वेयर ओल्ड एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, भैया वो जगह बता दो जहां पर ओल्ड और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हों। ओल्ड और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट लेबोरेटरी में तो नहीं रखे जाते, और लाइब्रेरी में कौन रखा जाता है? लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं। ऑडिटोरियम या म्यूजियम क्या हो जाएगा? क्या होगा? डी ना। हाँ, वेरी गुड। क्या होना चाहिए? म्यूजियम होना चाहिए, क्योंकि म्यूजियम में ही आपकी वो सारी चीजें रखी जाती हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो बाबू भैया। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, भैया जो ह्यूमन की मांस खाता है, जो ह्यूमन का फ्लेश खाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ।
हाँ हाँ हमें द फादर ऑफ इंग्लिश बना दो। कहा तो मान लो, नहीं यार, जहां हमें किसी का फादर वादर नहीं बनना है, ठीक है ना, हम ऐसे ही ठीक है, हमें ऐसे ही रहना है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ, जो ह्यूमन का फ्लेश खाता है उसे हम लोग कैनिबल कहते हैं। जो हर चीज खा ले उसे ओमनीवोर कहते हैं, उसे ओमनीवोर कहते हैं। जो अच्छा अच्छा खाने का शौकीन है ना, जो सिर्फ चुनिंदा चुनिंदा चीजें खाता है, जैसे कौन बताएं लाइव एग्जांपल अगर जानना चाहते हो, जो सिर्फ अच्छा अच्छा और चुनिंदा चुनिंदा खाए ना, वो आपके अली सर हो गए। उनको क्या कहोगे आप? उन्हें आप गवर्नमेंट कह दोगे। और जो बहुत ज्यादा खाए उसे ग्लूटन कहोगे, और उसका एग्जांपल आपको पता है। और यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है कैनिबल, वेजिटेरियन, तो आपको पता ही है। चलो, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो वुमेन से नफरत करे, वो व्यक्ति जो स्पेल वुमेन से नफरत करे उसे क्या कहते हैं? सुनो सुनो सुनो, उसो देखो देखो इधर सुनो। वीमेन के लिए हम लोग क्या याद रखते हैं? गैमी वर्ड याद रखते हैं। वीमेन के लिए क्या याद रखते हैं? गैमी। नफरत के लिए क्या याद रखते हैं? मिशो न। प्रेम के लिए फिलो याद रखते हैं। ठीक है, तो नफरत कर रहा है वीमेन से तो मिसोगैमी होगा। अब देखो, मिस एंड्रिस्ट नहीं हो सकता, जो ह्यूमन समाज मानव समाज से नफरत कर दे उसे कह देंगे। फेमिनिस्ट नहीं होता है। फिल एंथ्रोपिस्ट का मतलब फिल आया तो इसका मतलब है वो प्यार करता है मानव समाज से। मिसोगैमिस्ट इज द करेक्ट आंसर, जो महिलाओं से नफरत करे। कौन कौन करता है जल्दी से बताओ कमेंट में। कोई नहीं करते हो ना, कोई नहीं करते होगे। चलो बताओ, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, वो स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दे दी जाए, और वो लेक्चर जो बिना प्रिपरेशन के दिया जाए उसे क्या कहेंगे? उसे एक नया नाम देना पड़ेगा मुझे ना। और वो स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दे दी जाए उसे क्या कहोगे? बोलो बोलो बोलो, चलो जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, चलो। तो आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड सरमन, एक्सटेम्पोर, डिबेट या फिर लेक्चर। बोलो। देखो, जब आप अनप्लान्ड स्पीच देते हो तो उसे हम लोग एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर कहते हैं। सरमन क्या होता है? वो जो क्या बोलते हैं, उपदेश वगैरह लोग देते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं सरमन। और डिबेट तो पता ही है, जो कभी कभी कुछ लोग करते हैं। लेक्चर तो हम जैसे लोग देते रहते हैं। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वो जगह जहां पर कॉइन्स बनाई जाती है उसे क्या कहते हो? उसे कहते हैं डी फॉर ढक्कन। क्या कहते हैं? डी फॉर ढक्कन, मिंट कहेंगे ना, वो प्लेस जहां पर कॉइन्स बनाई जाती है। चलो, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन आर एक्टिविटी इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो नया है अपने प्रोफेशन में, और वो मतलब या एक्टिविटी जो भी कर रहा है उसे क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। जो बिल्कुल नया होता है बिगिनर कहते हैं वैसे तो ना, जब कोई किसी चीज में नया हो तो उसको हम लोग बिगिनर कह लेते हैं। बिगिनर के लिए हमारे यहां जो यहां पर वर्ड दिया गया है वो क्या है? नोवाइस है। क्या है? नोवाइस इज द करेक्ट आंसर ना। मास्टर, एक्सपर्ट तो भाई जानते ही जानते हो, और वितरण भी उसी का। ये तीनों सिनोनिम है, ये तीनों क्या है? सिनोनिम है। जब प्रोफेशनल कोई होता है ना, एक्सपर्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं। और नोवाइस के लिए कभी कभी अगर एग्जाम में ग्रीन हॉर्न दिख जाए तो वो भी सही है, ठीक है ना। बिगिनर दिख जाए वो भी सही है, ग्रीन हॉर्न दिख जाए वो भी सही है, नोवाइस दिख जाए वो भी सही है, ठीक है, याद रख लेना। हाँ, नूब भी कह सकते हो। आओ लास्ट क्वेश्चन ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम अलविदा कहेंगे। अ हैंड रिटन बुक आर डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, हैंड रिटन बुक आर डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। बताओ, वो हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट क्या हो? मतलब ऐसी कोई बुक या डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया हो उसे क्या कहोगे? मैन्युस्क्रिप्ट, बायोग्राफी, प्रोस्पेक्टस या फिर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो कोई मत कह देना, कोई कहोगे? कोई मत कहना ना। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। हाँ, बायोग्राफी। अरे बाबू, बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी आपका होता है जब हम किसी दूसरे के बारे में कुछ लिखें, उसे कहते हैं ना। और अपने बारे में लिख दें, ऑटोबायोग्राफी। मैन्युस्क्रिप्ट होता है जब आप किसी चीज को अपने हाथों से लिखो। और अगर कोई चीज ब्यूटीफुल्ली लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल्ली कोई चीज को लिखने को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से बताना ना। बता तो सकते ही हो,
कि नहीं बता सकते हो? जल्दी बताना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक वो सुनाता हूं ना, एक क्या सुनाता हूं, कुछ तो सुना देता हूं, उसके बाद फिर मैं जाऊं, क्योंकि मेरा हो चुका है समय जाने का, और मेरा समय हो चुका है तो मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा ना, यही मैं कह रहा हूं। चलो जल्दी से बताओ। हाँ, चलो चलो चलो, हाँ कैलीग्राफी कहते हैं, वेरी गुड। देखो आज मैंने मना कर दिया है, मुझे कोई मीठा वीठा नहीं चाहिए है, इसलिए बस मैं यहीं पर खत्म करूंगा अपना आज का ये सेशन। लेकिन अभी कुछ आपको सुना दूं, बस मैं जो सुनाने जा रहा था वो क्या था, वो कुछ तो था। चलो पहले तो थैंक यू सो मच, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको सुनना है वो सुन सकता है। ये मेरे मतलब एक स्टूडेंट ने ही कमेंट किया था, मैं कभी तो बोला हुआ हूं, और ये मेरी लाइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेना है ना, ये उसी कवि की लाइन है जो जिसको मैं सुनता हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो ये जो कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, ये उनके लिए था कि भाई बहन आप निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, और ये जो पहली लड़ाई है ना, इसको खुद से जीत लो कि हां मुझसे हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। और इसी जोश और इसी उत्साह के साथ जब आप पढ़ाई करोगे तो बेहतर रिजल्ट लेके आओगे। हम सबकी मेहनत रंग जरूर लाएगी एग्जाम के बाद। हमें उम्मीद है कि आप निराश नहीं करोगे पूरे नॉर्थ ईस्ट फैमिली को और अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, और आगे अभी बने रहना, क्योंकि 10 बजे तक हार नहीं मानना है, डेली प्रयास करते रहना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वेरी वेल सर, अरे वाह, चलो आ जाइए सर, टेक योर प्लेस ना। अच्छा, गौरव सर भी आए हैं, वो भी आपको कुछ कहना चाहते हैं, देख लीजिए, मिल लीजिए, क्योंकि गौरव सर आपसे कुछ कहना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कुछ कहने की ना। तो हम गौरव सर से आप एक बार मिल लो, फिर हो जाए। लो सर, कुछ तो हमारे को बोला जाए। और सुमित सर भी रेडी हैं आपकी क्लास के लिए। और कैसे है सब? सही चल रहा है? बस यही कहना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अब मुझे शायरी सुनाना तो आता नहीं इनकी तरह बस कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए। और यही है कि जो हम सब जैसे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग भी करते रहिए। सिलेक्शन के आगे आपके खुद के मानसिकता ही रुकावट बन सकती है और कुछ नहीं, ठीक है? अगर आप डटे रहेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सुमित सर भी आ गए। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, और ठीक है सर, कमान संभालिए। बिल्कुल सर, युद्ध की तैयारी करिए, करवाइए। बिल्कुल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और इतने अच्छे से आप लोग बच्चे जुड़े हो और इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो एक बात तो बनती है कि यार सिलेक्शन लेके रहेंगे, है ना? देखो, सिलेक्शन कभी बच्चे लिया नहीं जाता है, सिलेक्शन हमारा छीना जाता है हमेशा। सिलेक्शन हमेशा छीनेंगे, है ना? ठीक है बच्चे, तो सिलेक्शन हमेशा छीना जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से बताओ, सिलेक्शन लोगे या सिलेक्शन छीनोगे? एक बार सभी लोग लेके बताओ, बताओ बोल के जल्दी से कि सिलेक्शन लेंगे या सिलेक्शन छीनेंगे। तो बच्चे सिलेक्शन